नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग का कहानी का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज है 14वां कहानी, जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है। तो चलिए चलते हैं इसके मूल पाठ की ओर। कुछ उसके विशेषता देखकर इसके मूल पाठ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आजकल के बदलते पैटर्न पर आ रहे हैं, जिसमें बदलते पैटर्न में क्रम वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लाइन लगाने के लिए आ जाते हैं कि पहले कौन सा कथन कहानी में आया है फिर कौन सा। इसीलिए आपको मूल पाठ की अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं मूल कहानी की ओर। चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं, यह राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है। दोनों नाम उन्हीं का है, राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला। यह जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी है। कब है? 1904 ईस्वी है। और इसकी खास बात यह है कि भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने माना है? भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। और यह मैं शैली में लिखी गई कहानी है। जैसे रोज कहानी थी मैं शैली में लिखी हुई, उसी प्रकार ये भी कहानी मैं शैली कहानी में लिखी गई है। कहानी के बारे में कुछ अन्य तथ्य को अगर देखते हैं तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि यह कहानी न होकर एक निबंध है। क्या है? यह कहानी न होकर एक निबंध है। लक्ष्मी सागर बासने ने अपनी किताब निबंध नवनीत, कौन सी किताब का जिक्र आया है? निबंध नवनीत में यह कहा है कि यह कहानी न होकर एक निबंध है। दूसरा, यह तर्क दिया जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें यह रचना 1904 में प्रकाशित हुई है। आप कैसे इसको कहिएगा कि यह पहला कहानी क्यों नहीं है? तो इसके बारे में जिक्र किया गया है कि चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं उसका प्रकाशन वर्ष 1904 है, जबकि दुलाई वाली का 1907। लेकिन हम देखते हैं कि जो हिंदी की पहली कहानी के रेस में दुलाई वाली आती है, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें वाल का नाम या जिक्र नहीं आता है। तो इसका कारण ये है कि यह जो कहानी है वह कहानी की विधा में चौखट में सही नहीं बैठती है। कहानी की विधा की जो चौखट है उसमें सही नहीं बैठती है, इसी कारण दुलाई वाली इस श्रेणी में आती है। तो चलिए मूल कहानी की ओर चलते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। लेखिका कह रही हैं कि भगवान चंद्रदेव, आपके चरण कमल में मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या कह रही है लेखिका? कि मैं आपसे दो चार बातें करना चाहती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। हे, इसका आंसर आप दीजिए, बहुत कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। ऐसा नहीं करना कि लगता है कि सुने ही नहीं हो, इसको अनसुनी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। तो अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आपको ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो आप बहुत दिन के होंगे। आप इतने पुराने तो हैं ही सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर करते आते हैं। आप इतने दिन से इस पे काम कर रहे हैं तो आप एक ही जगह पर एक ही स्थान पर करते आ रहे हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर या बदली का नियम नहीं है? आप जो काम करते हैं वहाँ पे बदली नहीं होता है क्या? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? क्या आपकी जो सरकार है पेंशन भी नहीं देती है? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ प्रमोशन हो गई होती। क्या कहते हैं लेखा? अगर आप इस पृथ्वी पर आकर आप कहीं नौकरी करते तो आपकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो गई होती। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम का स्मरण करके अपना परलोक बनाते। और जब अंतिम समय आता उस समय काशी जाके वहाँ पे हरि नाम लेते, जिससे आपका परलोक भी बन जाता। फिर कहती है लेखिका कुछ सोच समझ कर, अरे यह तो बड़ी भारी भूल हुई। यह जो बात मैंने बोल दी यह तो हमसे गलती हो गई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है। अरे मैंने ये क्या बोल दिया? आप तो अमर है। आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? जब मृत्यु होगा ही नहीं तो परलोक क्यों बनाना?
ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। कह रही है कि अरे इस पृथ्वी पर का आदमी को तो छोड़ो, जो देवता लोग भी है अपनी जाति के लिए कितना पक्ष लेते थे। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। चंद्रदेव को क्या किया? अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य क्या है। और ये जो अंग्रेज जो पक्षपात कर रहे थे, इसमें आश्चर्य क्या है जब देवता लोग ने पक्षपात किया है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दो। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ देना चाहिए तो एक एप्लीकेशन कहाँ भेज दीजिए? लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। जब आप आवेदन कीजिएगा तो जरूर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। क्या कौन कह रही हैं? लेखिका कह रही हैं चंद्रदेव से। और किसके बारे में कह रही हैं? प्रभु का वर्णन है लॉर्ड कर्जन के बारे में। क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। यानी जैसे सब लोग इंडिया के जो हैं, जो काले लोग हैं, कृष्णांग कलर के हैं, सांते कलर के हैं, वैसा तो आप हैं नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। आप तो काले हैं नहीं कि जो उनकी गोरी जाति है वो आपको उनको गुस्सा आ जाएगा देख के। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। किसके बारे में जिक्र कर रही हैं लेखिका? लॉर्ड कर्जन के बारे में कह रही हैं। ये भी प्रश्न बना भी है कि उनको कमीशन और मिशन दोनों प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान का आकाश पाताल का अंतर हो गया। आपके यहाँ तो जो रीति पहले से चली आ रही है वही चल रही है, लेकिन आप इस पृथ्वी पर आइएगा तो देखिएगा जो अंतर हो गया है वह आकाश पाताल का अंतर है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत के संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीन प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। हमको लगता है कि आपका इतना पुराने हैं, बूढ़े हैं, तो आपकी जो दृष्टि दोष आ गया होगा, इसीलिए आपको ये भारत है वो दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपया करके भारत को देख जाइए। यद्यपि यह बात जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, मुझको पता है कि आपको इतना छुट्टी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बार अवश्य यहाँ आइए। 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे रहता है, अवश्य आइए। क्या कहते हैं? अगर 8 दिन पर नहीं आ पा रहे हैं तो लेकिन आप महीने में एक दिन, जो आपका अमावस्या का दिन है, उस दिन आपका छुट्टी ही रहता है, उसी दिन आप आइए। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण करके जा भी सकते हैं। आप उस दिन आइएगा तो एक दिन में घूम के जा भी सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप आइएगा तो इस धरती पर कितना सारा आपको नया नया चित्र दिखाई देंगे, जिससे सहजा देकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। मुझे लगता है कि आप इतना दृश्य देखिएगा, इससे आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना ही उचित रहेगा। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो खाली कलकत्ता को ही आप देख लीजिए। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी लड़कदादा निकले। आप विश्वकर्मा से भी ज्यादा यहाँ के कारीगर को महसूस कीजिएगा। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों की खिलौना हो रही है। किसकी बात कर रही है? बिजली की बात कर रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला व पर्वत की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद बासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है।
आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे बढ़ा है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट से इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर देते हैं और हमारे यहाँ के उस शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रितों नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती है। क्या करे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि प्रदोभा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके बछा स्तर पर जहाँ मोटे बृहदा खम्भे गाड़ दिए गए हैं, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। जो पुल पे सब जगह पुल बना हुआ है उसकी का जिक्र किया गया है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। कलकत्ता के ईडन गार्डन की बात कर रही है कि जो स्वर्गलोक में परिजात है उसका भी यह क्या कर रहा है, मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्व विधा को देखकर बिना पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी समान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और वहाँ वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी मिंट भी टकसाल का वर्णन है। वहाँ के मिंट या टकसाल को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी एवं कुबेर भी अकचका जाएंगे। यहाँ जो टकसाल है उसको देख के क्या हो जाएंगे, जो धन के देवता कुबेर है वो भी अकचका जाएंगे। भगवान इंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से नित्य उज्जवल बपू में कलंक की लालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांचर आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, आपके ऊपर जो ये सब क्या कलंक लगा है, तो सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में बेफलीभूत न होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल पर छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। वे कह रही है, वैज्ञानिक कारण दे के बता रही है कि आपका ग्रहण इस कारण से लगता है, लेकिन आप विश्वास कर रही हैं कि हमको क्यों राहु और केतु निगल जाता है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें और अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाराज ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु एक इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं, क्योंकि उस समय आज़ादी नहीं मिली थी। कब की कहानी है? 1904 ईस्वी के, उसी समय का वर्णन किया गया है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है।
यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा का नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाराज को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त गुप्त को भी साथ लेकर आए। किसका किसका बात कर रहे हैं? फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी जी का और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी का। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही सब जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ के जो कानून है इसको देखकर वहाँ चित्रगुप्त महाराज है वो कानून को सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद कर ले जाए। यहाँ से क्या ले जाने की बात कर रही है? टाइपराइटर। जब प्लेग महाराज की अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उसके उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। फिर लास्ट में कहती है लेखिका, अच्छा अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है कि आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। आप भले ही जवाब न दिए हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप इसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ जरूर आइएगा। क्या कहती है? एक दफा आप यहाँ जरूर आइएगा। इस प्रकार चंद्रदेव से मेरी बातें का यह सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।